हेलो बच्चों। पिछले वीडियो लेक्चर में हम सब ने ताप युग्म तक का अध्ययन कर लिए थे। मतलब हमने यह जान लिया था कि ताप युग्म के कारण भी या ताप युग्म के द्वारा भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें हमने जाना था कि उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और इसके लिए हमने दो धातुओं का नाम जाना, एक था बिस्मथ और एक एंटीमनी। ठीक है, क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं। बहुत कुछ ऐसी बातें थी जो हमने आपको समझाना नहीं उचित समझा, जैसे हम आपको एक बार फिर से चर्चा कर देते हैं। जैसे ये वाला स्लाइड को देखिए, हमने आपको बताया था कि घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है और उसके बाद कांच और रेशम को जब रगड़ा जाता है तो रेशम पे ऋणात्मक और कांच पे धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है ये हमने आपको नहीं बताया कि रेशम पर ही माइनस क्यों और कांच पे प्लस क्यों। ठीक है, इन सब का जवाब आज दिया जाएगा। ठीक है, हम आपको यह भी नहीं बताए थे कि धनात्मक आवेश का क्या गुण है और ऋणात्मक आवेश का क्या गुण है। ठीक है, कोई नहीं, आज सारी बात को जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम जो जो बातें पीछे छोड़ चुके हैं रिपीट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम चीजों को छोड़ते चलेंगे। ठीक है, आते हैं मेन क्लास पे। देखिए, आज का क्लास में अपना मुख्य टॉपिक रहेगा विद्युत आवेश। आज हम लिखी लिखाई बातें ले आए हैं, चूंकि लिखने में ज्यादा समय जाता है। ठीक है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में पूरा पूरा आएगा। ठीक है, देखिए विद्युत आवेश, हमने आवेश और घर्षण, घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश, ठीक है, इन सब को हमने एक नाम दिया था। ये सब के सब ऊर्जा ही है और विद्युत आवेश भी एक प्रकार का ऊर्जा ही है। तो विद्युत आवेश जो पढ़ रहा है असल में ये भी एक प्रकार का ऊर्जा ही है। ठीक, अब सवाल आता है कि विद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है या विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो पदार्थों में इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण से आवेश उत्पन्न होता है। हम आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बेहतर बताए थे कि अगर ये परमाणु है, एक मिनट, ये अगर कोई परमाणु है P और N, तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर भी आ सकता है और इसमें हम इलेक्ट्रॉन को डाल भी सकते हैं। तो किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना या उस पर इलेक्ट्रॉन देना, उस पर एक आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, और हम उसी आवेश को बोलेंगे विद्युत आवेश। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ रहे होंगे। ठीक है, कि पदार्थों में इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण से आवेश उत्पन्न होता है, इसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, विद्युत आवेश क्या है? यह एक भौतिक राशि है। कुछ चूंकि भौतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं तो भौतिक राशि ही होगी। और अगर इसका एसआई मात्रक की बात करें तो कूलॉम होता है, जिसे एम्पियर सेकेंड भी हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एम्पियर सेकेंड, आगे ये बातें हम लिखवाएंगे। ठीक है, ये आपको बेहतर बताएंगे जब हम विद्युत आवेश का सूत्र लिखेंगे तब। ठीक है, तो फिलहाल आप ध्यान रखिए कि विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है और इसका मात्रक होता है कूलॉम या एम्पियर सेकेंड, और कूलॉम को सूचित किया जाता है C से। ठीक है, आवेश यानी विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक विद्युत आवेश और एक धनात्मक विद्युत आवेश। ऐसे हम आपको पीछे भी बताए थे कि घर्षण से आवेश उत्पन्न होते हैं। फिर से अगर उस स्लाइड पे हम चले, ये हमने आपको बताया था कि घर्षण से आवेश उत्पन्न होते हैं। तो यहां आप देखिए, यहां हमने कांच और रेशम को जब रगड़ा तो यहां भी दो आवेश है, एक पे धनात्मक आवेश और एक पे ऋणात्मक आवेश। हम यहाँ पे गुण आपको नहीं बताए थे, लेकिन आगे जो आया है धनात्मक विद्युत आवेश और ऋणात्मक विद्युत आवेश, उससे हम बेहतर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हमने जाना कि विद्युत आवेश कितने हैं, दो, एक ऋणात्मक विद्युत आवेश और एक धनात्मक विद्युत आवेश। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इन सब पर हम चर्चा आगे धीरे धीरे करेंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, देखिए कोई भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है, कोई भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। हाँ, यहां पे समझने वाली बात आ गई है अब। ठीक है, अब यहां से कुछ समझेंगे। जैसे मान लिया जाए ये कोई पदार्थ है, ठीक है, ये कोई पदार्थ है
ठीक है। अगर मान लिया जाए ये पदार्थ इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, मान लिया जाए इसके पास प्रोटॉन था 10 और इलेक्ट्रॉन था 12, ठीक है। तो इसने ऐसा किया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। मान लिया जाए ये पदार्थ ए है और ये पदार्थ बी है, ठीक है, बी। और इस पर आ गया कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ए पदार्थ से निकलकर कोई 2 इलेक्ट्रॉन हमने कहा डाला? बी पे। तो ए पर जो आवेश आएगा वह धनात्मक आवेश आएगा, ठीक है। मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा उस पदार्थ पे धनात्मक आवेश आएगा, और जो ग्रहण कर रहा होगा, जो ले रहा होगा, उस पे ऋणात्मक आवेश आएगा, ठीक है। तो यही बात यहां लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन त्याग से पदार्थ पे धनात्मक आवेश आ जाता है। मतलब कोई पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है तो उस पदार्थ पे आएगा धनात्मक आवेश, ठीक है। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ रहे होंगे। बी पर कैसा आवेश आएगा? ऋणात्मक आवेश आएगा, ऋणात्मक। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं, बी ने कर्जा लिया तो ऋणात्मक ही आया होगा, ठीक है। तो बी पर ऋणात्मक आवेश आएगा, ठीक है। यही वाला बात हम अगले स्लाइड में भी लिखे, उसे थोड़ा हम देख लेते हैं। पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से पदार्थ पे ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, यही तो अभी आपको हम समझा रहे थे, ठीक है, कि ए ने बी को 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो ए पर आ गया धनात्मक आवेश और वही बी पर आ गया ऋणात्मक आवेश, ठीक है। ध्यान से चीजों को सुनिए, आप ध्यान से देखिए, जितना इस पे धनात्मक आवेश आएगा, अगर 2 पदार्थों के बीच ये वाली घटना होगी, मतलब एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ पे जाएगा, तो ये 2 पदार्थों के बीच समान आवेश आएगा, समान आवेश, ठीक है। समान आवेश आएगा, लेकिन ये दोनों का प्रवृत्ति अलग अलग होगा, एक प्लस में होगा और एक माइनस में। अब इसका क्या मतलब है? जैसे ए ने 2 इलेक्ट्रॉन किसे दिया? बी को, तो इस पे 2 आवेश आएगा, ठीक है। इस पे कितना आएगा? +2 आवेश, ठीक है। और वही बी के पास कितना आएगा? चूंकि ये 2 लिया है तो -2 आएगा, ठीक है। तो अगर 2 पदार्थों के बीच हम घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न कर रहे हैं और एक पर ऋणात्मक आवेश आया और एक पर धनात्मक आवेश आया है, तो अगर आपसे पूछे कि ज्यादा ऋणात्मक वाला आएगा या ज्यादा धनात्मक वाला, ठीक है, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? दोनों पे बराबर आवेश आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे हम आपको बताए थे ये वाली, इस टेबल को आप ध्यान रखिएगा, बाल, कांच, रेशम और एबोनोइड छड़। इधर जो है, इधर इस साइड, ठीक है, थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, ये साइड इधर, ये सब होगा प्लस में और इधर वाला होगा माइनस में। कैसे? इसे आप समझिए, अगर हम बाल और कांच को रगड़ेंगे, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, बाल जब भी आ गया, चाहे किसी चीज का बाल हो, बाल पे जब भी आएगा तो धनात्मक आवेश ही आएगा। जैसे इस पेन को आप देख पा रहे हैं, इस पेन को अगर हम अपने बाल में रगड़े, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा किस पे धनात्मक आवेश आया, ठीक है, किस पे धनात्मक आवेश आया? तो धनात्मक आवेश आएगा किस पे? बाल पे। और ये इस पे क्या आया होगा? ऋणात्मक आवेश। इस पैटर्न को आप देखिए, ये पूछा जाता है, तो जो पहले है उस पर धनात्मक आवेश, ये सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा, बाल, कांच, रेशम और एबोनोइड छड़। तो अगर बाल और कांच को जब रगड़ा जाएगा तो बाल पे प्लस आएगा, ठीक है, और कांच पे माइनस, ठीक है। ठीक उसी प्रकार कांच और रेशम को जब रगड़ा जाएगा एक दूसरे के ऊपर, तो कांच पे आएगा इस बार प्लस और रेशम पे आएगा माइनस, ठीक है। ठीक उसी प्रकार रेशम और एबोनोइड के छड़ को जगह अगर रगड़ा जाएगा तो रेशम पर आ जाएगा इस बार प्लस और एबोनोइड के छड़ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब भी बाल आएगा तो बाल हमेशा और हमेशा धनात्मक ही होगा,
ठीक है, तो इसीलिए हम आपको बोले थे पिछले स्लाइड में या यहाँ पे कि कांच पे प्लस कैसे आ गया, रेशम पे माइनस कैसे आ गया, ठीक है, एवोनोइड के छड़ पे माइनस कैसे आ गया, बिल्ली के बाल पे कैसे आ गया, ठीक है। एनसीईआरटी में ये पैटर्न लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला पैटर्न जो अभी हम आपको बताएं ये एनसीईआरटी में खूब बढ़िया से लिखा हुआ है कि ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आप भी ध्यान रखिएगा, बाल, कांच, रेशम और एवोनोइड का छड़, ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब बाल के जगह कुछ चीज का, कुछ किसी का भी बाल दे दे, जैसे कह दे कि कांच के छड़ को बिल्ली के बाल पे रगड़ा जाता है तो किस पे धनात्मक आएगा और किस पे ऋणात्मक। तो जैसे ही बाल आ गया तो बाल पे हमेशा और हमेशा धनात्मक आवेश आएगा, ठीक है। तो हमें नहीं लगता है कि इस पर अब ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा गया, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। चलिए इस दो पॉइंट को बेहतर समझते हैं। जैसे ये पदार्थ है, ठीक है, इस पर प्लस प्लस चार्ज है, ठीक है। एक और लाते हैं, एक ए है और ये बी है, इस पे भी प्लस प्लस है। जब एक दूसरे के इसके नजदीक लाएंगे तो ये दूर दूर भागेगा, ठीक है। हम आपको अभी बताया कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करने का मतलब ये दूर दूर भेजते हैं, ठीक है। उसी प्रकार एक पे माइनस रहेगा, मान लिया जाए ए कोई वस्तु है जिस पर माइनस है, फिर से एक वस्तु लाते हैं उस पर भी अगर माइनस है, ये ए है और ये बी है, फिर से अगर ये दोनों को संपर्क में लाया जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे और ये दूर भागने की प्रक्रिया ही कहलाता है प्रतिकर्षण, ठीक है। प्रतिकर्षण या प्रतिकर्षित होना, ठीक है। तो उम्मीद है आप प्रतिकर्षण समझ गए। अब बात करते हैं आकर्षण पे। ये वाला असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका क्या मतलब है, जैसे एक वस्तु लेते हैं ए, इस पर प्लस चार्ज है, एक वस्तु और लेते हैं जिस पर माइनस चार्ज है, चार्ज यानी आवेश, ठीक है, इस पर ऋणात्मक आवेश है। जब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएगा तो एक दूसरे से आकर ये चिपक जाएगा, मतलब और सटेगा, एक दूसरे से आकर्षित होगा, ठीक है। तो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ गए। अगला पॉइंट हमने लिखा है आवेश का पहचान प्रतिकर्षण है। देखिए आवेश का पहचान प्रतिकर्षण है, इसका क्या मतलब है इसे समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए यहां एक वस्तु लेते हैं, इस पर प्लस चार्ज दे दिए, ठीक है। यहां एक वस्तु है, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अब जब हम इसके नजदीक लाए, ठीक है, ये दोनों को नजदीक लाए तो ये दोनों क्या हुआ ना, एक दूसरे से चिपक गया, ठीक है। ए और बी एक दूसरे से चिपक गया, मतलब आकर्षण हो गया। तो आकर्षण अगर हो गया तो अब हमें आप बताइए कि बी के पास कौन सा आवेश है, बी के पास कैसा आवेश है। हम आपको ऑप्शन भी देंगे सर, ऋणात्मक, ऋणात्मक, बी में धनात्मक और सी में दोनों, ठीक है, और डी में ऋणात्मक और उदासीन, दो वो है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर ये दोनों चिपक गया है ए और बी, इसका मतलब कहां दे ही तो देख रहे थे कि अगर एक पर प्लस है एक पर माइनस है तो ऐसी स्थिति में अलग अलग आवेश आया है तो ये आकर्षण होगा, एक दूसरे से चिपक जाएगा। तो बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि यहाँ माइनस होगा तभी तो एक दूसरे से चिपके होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बी के पास माइनस भी हो सकता है और यह उदासीन भी हो सकता है, ठीक है। आकर्षण के मतलब ठीक है कि अपने विपरीत आवेश वाले के साथ आकर्षण होगा, लेकिन साथ साथ में वह उदासीन को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ रहे होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लेकिन मान लिया जाए ऐसे ये दो वस्तु है, ठीक है, एक ए है और एक बी है। हम जानना चाह रहे हैं कि ये दोनों पर कैसा आवेश है,
जैसे मान लिया जाए ये दूसरे के एक दूसरे से संपर्क में लाएंगे, मतलब आकर्षण से पता चलेगा या दूर दूर जाने से। ठीक है, दूर दूर जाने से। तो ये पता चलेगा दूर दूर जाने से यानी प्रतिकर्षण से। अब आप सोच रहे होंगे कि आवेश की पहचान प्रतिकर्षण से क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम मिटाना चाहेंगे यहां से, और अभी आपको और समझाएंगे कि आवेश की पहचान प्रतिकर्षण से ही क्यों होता है, आकर्षण से क्यों नहीं। ये रहा, ये दो वस्तु है। ठीक है, ये दोनों को नजदीक लाए, ऐसा हुआ कि दोनों चिपक गया। तो चिपक गया तो हो सकता है एक के पास प्लस हो एक के पास माइनस हो, लेकिन हो सकता है किसी एक के पास उदासीन भी तो हो सकता है। हम आपको अभी बताए थे कि उदासीन भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए एक वस्तु प्लस में है, यहाँ एक वस्तु है, ये दोनों चिपक गया, तो हो सकता है इस पर माइनस भी हो और यह उदासीन भी हो सकता है। अब बात करते हैं प्रतिकर्षण पे। ठीक है, दो वस्तु है, दो वस्तु लाए ए और बी। ठीक है, और जब ये दोनों को नजदीक लाए तो ये दोनों दूर दूर जाने लगा। ठीक है, इससे तो पक्का पता चल गया कि दोनों पर या तो माइनस माइनस रहा होगा या तो दोनों पे प्लस प्लस ही रहा होगा। तो असली पहचान आवेश का किससे हो रहा, प्रतिकर्षण से। इसलिए आवेश की पहचान जब भी होती है तो प्रतिकर्षण से। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर इस तरह का सवाल बिहार बोर्ड पूछने लग गया तो सच कह रहे हैं भाई, अच्छे अच्छे का दिमाग खराब हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आवेश बराबर, ठीक है, किसी वस्तु पर कितना आवेश आया है ये पता करने के लिए। तो आवेश बराबर होता है यानी Q बराबर NE। अब ध्यान से देखिए Q क्या है, Q आवेश को बता रहा है, ये Q जो है वह आवेश को बता रहा है। E बता रहा इलेक्ट्रॉन को, N कुछ नहीं नंबर बता रहा, 1 2 3 4 5 6, आगे और भी हो सकता है। असल में ये जो N है इसे बोलते हैं क्वांटम, क्वांटम नंबर। ठीक है, या आवेश का क्वांटम कृत होना। आखिर एन के जगह 1 2 3 4 5 6 ही क्यों है, 7 8 ऐसे क्यों नहीं है 0.1 0.2। तो ये जो नंबर है इसे बोला जाता है क्वांटम कृत नंबर। ठीक है, खैर आपको आवेशों का क्वांटम कृत होना नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहां आपको बेहतर पढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा कि आवेश बराबर यानी Q बराबर NE, जिसमें E इलेक्ट्रॉन बता रहा है। ठीक है, चलिए आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आवेश मापने वाला यंत्र, तो आवेश मापने वाला यंत्र को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्कोप। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आवेश संरक्षण। ठीक है, ऐसे आप लोग पहले भी पढ़े चुके हैं ऊर्जा संरक्षण, असल में ऊर्जा संरक्षण ही आवेश संरक्षण है। ठीक है, आवेश संरक्षण के नियमानुसार आवेश न तो उत्पन्न होता है न ही विनाश, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है। ये आवेश संरक्षण का नियम है, यही है ऊर्जा संरक्षण का भी नियम कि ऊर्जा एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में जाती है। ठीक उसी प्रकार आवेश, आवेश भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में जाता है। जैसे तार, तार में बिजली प्रवाहित हो रही है यानी आवेश, वो आवेश कहां तक आ रहा, बल्ब तक। अब बल्ब वाला जो बल्ब में आया तो वह आवेश किस में बदल गया, अब तो प्रकाश में बदल गया। ठीक है, आवेश सब किस में बदल गया, प्रकाश में। तो देख रहे हैं ऊर्जा का क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है इस बात को आप समझ रहे होंगे। अगला है चालक पदार्थ। तो जिस पदार्थ से आवेश जा सकता है उसे बोलेंगे चालक पदार्थ। ठीक है, जिस पदार्थ से आवेश जा सकता है वो है चालक पदार्थ। जैसे में तांबा, इस्पात, चांदी, मानव शरीर। ठीक है, करंट वगैरह हमें बिजली वगैरह मार देता है इसलिए मानव शरीर भी है। ग्रेफाइट, अशुद्ध जल, आर्द्र हवा, ये सब वे पदार्थ हैं जिससे आवेश जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ मतलब वैसा पदार्थ जो अपने से होकर आवेश नहीं जाने दे। ठीक है, जैसे में कांच, कांच अपने से होकर आवेश नहीं जाने देता। मोम, लाह, चमड़ा, रबर, शुद्ध जल भी नहीं जाने देता है। एबोनोइड, छड़, रेशम और चीनी मिट्टी, ये सब वो पदार्थ हैं जो विद्युत को या आवेश को अपने से जाने नहीं देता है। ठीक है, कभी कभी अगर हम विद्युत और आवेश बोले तो आप सेम समझिएगा। ठीक है, एक और नोट पॉइंट रख लीजिएगा,
आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक कूलम आवेश प्राप्त करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक कूलम आवेश प्राप्त करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो आप ध्यान रखिएगा 6.25 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये सारी बातों को बेहतर समझे होंगे। अगर आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले आप नोट कीजिए, ठीक है, फिर वीडियो को रिपीट करके देखिए ताकि आप चीजों को बेहतर समझ सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।